तेजावत जी। सर, अब हम अमेरिका की बात कर रहे थे। मैं जानना चाहता हूं कि जो भी अमेरिका के मित्र राष्ट्र हैं, चाहे वो इजराइल हो गया और सऊदी अरब हो गया, अगर ये किसी फैसले को लेकर दबाव बनाते हैं अमेरिका पर, व्हाइट हाउस पर, तो क्या उस दबाव का असर होता है? क्या व्हाइट हाउस में जो राष्ट्रपति बैठता है वो इस दबाव में आकर कोई फैसला लेता है? अगर इतिहास से जोड़कर मैं पूछूं तो, या फिर राष्ट्रपति का जो फैसला होता है वो स्वतंत्र फैसला होता है, उसमें किसी का दबाव नहीं होता? और नहीं, राष्ट्रपति किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का, चाहे वो अमेरिका हो या कोई भी हो, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का फैसला स्वतंत्र हो ही नहीं सकता है। उसको इलेक्शन लड़ना है, अगले बार उसको इलेक्शन के लिए पैसा चाहिएगा, और पैसा कौन देगा? ताकतवर लोग देंगे। और ये ताकतवर लोग क्या कर रहे हैं? हथियार बना रहे हैं। ये ताकतवर लोग क्या है? जो ईरान को लूटना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। इसराइल का मामला ऐसा है कि अमेरिका में जितने भी जो मीडिया हाउसेज हैं, अमेरिका के बड़े बड़े जो वहां पे उद्योग हैं, वो सारे ज्यूस लॉबी है उनका। खासकर मीडिया तो पूरी तरीके से, चाहे वो बड़े बड़े अखबार का नाम ले लीजिए, अखबार का नाम तो क्या लें, वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर सब कुछ, सारे के सारे जो है वो ज्यूस लोगों के कब्जे में है। फेसबुक, वो भी जो जकरबर्ग है, वो भी ज्यूस। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर तमाम जो पूरा मीडिया से लेके बड़े बड़े हथियार बनाने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे ज्यूस है। और उनका एक जो जो प्रॉमिस लैंड, जो जिसको ये लोग बोलते हैं, आपने भी जिक्र किया था थोड़े दिनों पहले, जी। तो कहीं ना कहीं उनका जो जुड़ाव है उन तमाम चीजों से, तो दबाव तो रहता ही है। अब एक जो आपका प्रश्न है उसका जवाब यह है, खासकर कि यूरोपियन यूनियन जो है, जो अभी अमेरिका के सुर में सुर नहीं मिला रहे थे, वो अचानक से उसको क्या हो गया कि फ्रांस के इमानुएल मैक्रो और जो जर्मन चांसलर है, वो अमेरिका के सुर में सुर मिलाने लगे और उन्होंने आईआरजीसी पे प्रतिबंध लगा दिया। इसका कारण यह है कि उनको पता है कि लूट तो मचेगी। अब इस लूट में हिस्सेदारी के लिए अगर यूरोप पीछे रहेगा तो कोई खास फायदा है नहीं। तो यूरोप ने अभी अमेरिका के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है। भले ही ग्रीनलैंड के मसले पे उसका अमेरिका से अलग विचार है या विभेद है, इसलिए यूरोप साथ आ गया है, क्योंकि जब लूट मचेगी तो कुछ जो फायदा है वो यूरोपियन कंपनीज को भी हो। और तो भारत तेजावत के लिए सर, मुश्किल है। हम ये मान लें कि अगर सऊदी अरब और इजराइल के वोट से दबाव डाला जाता है तो ना चाहते हुए भी ट्रंप इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं? नहीं, सऊदी अरब तो पूरा तरीके से पपेट है। उसके बोलने ना बोलने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिसके शाह की इतनी हिम्मत नहीं है, वो वहां अमेरिकन प्रेसिडेंट को हवाई जहाज गिफ्ट किया घूमता रहता है। उस व्यक्ति की कोई हैसियत नहीं है, उस राष्ट्राध्यक्ष की कोई हैसियत। सऊदी अरेबिया ने पहले क्यों दिया था ये स्टेटमेंट? ये भी अमेरिका के कहने से दिया था। इसका कारण ये था कि जो अब्राहम लिंकन, जिसकी हम अक्सर जिक्र करते हैं, थियोडोर रूजवेल्ट जो है, एनएसएस थियोडोर रूजवेल्ट, वो वही था। अब्राहम लिंकन को साउथ साउथ चाइना सी से आना था। तो उसने ये जो मेरे अंदाज से 2 जनवरी के आसपास वहां से यात्रा शुरू की थी, सॉरी 15 जनवरी के आसपास वहां से यात्रा शुरू की थी, और 26 जनवरी तक आते आते वो यमन की खाड़ी है उसके पीछे छुप गया। ये भारत को इसलिए पता है, या भारत की इंटेलिजेंसिया को इसलिए, कि अब उस जहाज का पता कैसे करें जो उसके आसपास जो हेलीकॉप्टर्स मंडराते हैं उसको, वो सिक्योरिटी देने के लिए या उसको एस्कॉर्ट करने के लिए। तो जीपीएस के जरिए हम हेलीकॉप्टर्स और जो आसपास की जो गतिविधियां होती हैं हम उनको ट्रैक करते हैं, और उसके बाद में हमें पता चलता है कि ये जहाज कहाँ है। तो वो दिखता है गायब हो जाता है, दिखता है गायब हो जाता है। और अभी यमन की खाड़ी से उसकी लोकेशन कहाँ है हमें पता नहीं है। 26 जनवरी तक वो यमन की खाड़ी में था। अगर अमेरिका पहले से ही ईरान को चेतावनी दे देता तो बहुत सारी चीजें उलट पलट हो सकती थी। इसलिए अमेरिका को समय चाहिए था, और उसके लिए अमेरिका का स्टेटमेंट, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनको कोई रिलायबल मानता ही नहीं है, तो उन्होंने सऊदी अरेबिया के राष्ट्राध्यक्ष से या उनके जो जितने भी हुक्मरान हैं उनसे ये इस तरीके के, खासकर वहां के फॉरेन मिनिस्टर से ये स्टेटमेंट दिलाए। और उसके बाद में जब ईरान को, हालांकि ईरान सतर्क है, और अब जबकि वो अब्राहम लिंकन, एनएसएस अब्राहम लिंकन वहां पहुंच चुका है, अमेरिका अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है, तो बस वो तो पपेट है वेबर साहब। तेजावत सर, वो जो कहेंगे जैसा वैसा कि ही। बंसल सर कह रहे हैं और कोचर सर कह रहे हैं, क्या आपका भी ये मानना है कि अमेरिका जो भी वहां पर घेरेबंदी कर रहा है उससे यही साबित हो रहा है कि वो हमला करेगा ही, चाहे आज नहीं तो कल वो खाली हाथ लौटकर नहीं जाने वाला है? बिल्कुल। मुझे जहां तक लगता है हमला होगा। जब तमाम टीवी चैनल्स पे जब अलग अलग एक्सपर्ट ये बोल रहे थे
जब सऊदी अरेबिया ने कहा था कि अब अमेरिका के पास बेस नहीं है, तब अब हमला नहीं होगा, उस समय भी मेरी यही राय थी कि ये सारे पपेट हैं, इनकी कोई निजी राय है नहीं, उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए और अमेरिका हमला करेगा। अगर वैभव साहब अमेरिका ने इस समय हमला नहीं किया तो वह भविष्य में कभी हमला नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कि उत्तर कोरिया पे अमेरिका के बस का नहीं है हमला करना, वैसे ही ईरान उसके हाथ से निकल जाएगा, उसके पास एटॉमिक बॉम्ब आ जाएंगे और उसके बाद में वो ताकतवर हो जाएगा। अभी सबसे कमजोर हालात में है, घरेलू स्तर पर भी और बाहर के मोर्चे पर भी। चीन और रूस भी उसको सीधा से, भले वो बयानबाजी भले ही कर ले यूनाइटेड नेशंस में, बाकी वो पूरी तरीके से ना तो चीन आने वाला है ना रूस आने वाला है उसके साथ, केवल वो बयानबाजी करेंगे। इसलिए अब ये मान के चलिए वैभव साहब कि अगर अमेरिका अब हमला कर दिया तो कर लेगा, नहीं तो भविष्य में अमेरिका बिल्कुल नहीं कर पाएगा, और जो उसकी जो सुपर पावर बनने की जो ख्वाहिश है वो एक तरीके से उसको ब्रेक लग जाएंगे वैभव साहब। बिल्कुल, अभी नहीं तो कभी नहीं, आपका ऐसा कहना है। कोचर सर के पास चलते हैं। कोचर सर, हम लगातार बात करते आ रहे हैं कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। ट्रंप ने भी अब ये कह दिया है, उन्होंने कहा है कि हम वेनेजुएला में हमने जो सैन्य ताकत भेजी थी, वहां पर जैसी हमने सेना भेजी थी, जहां पर जैसे हमने सैनिक भेजे थे, उससे कहीं गुना ज्यादा, कहीं गुना मजबूत ताकत हम ईरान में लगा रहे हैं और हम कुछ ना कुछ तो हल उसका निकालेंगे ही। तो आपसे मेरा यह सवाल है कि अमेरिका भी समझ रहा है कि ईरान के पास कैसी ताकत है, और इसके साथ ही अभी जैसा कि तेजावत सर ने कहा कि रूस और चीन, उनका एक तरीके से समर्थन रहता है ईरान की ओर। और कल एक मेजर साहब से बात हो रही थी, उनका कहना था कि बहुत सारी मदद चीन की ओर से ईरान को की जा रही है, कई सारे विमान चीन के वो ईरान में लैंड कर रहे हैं, जिसमें हो सकता है कि बहुत सारे हथियार भी हों। तो आपके पास ऐसी कोई जानकारी है? क्या ईरान भी चीन और रूस से मदद लेकर युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज आजकल कोई चीज छुपी नहीं है। अगर आप एक हवाई जहाज आते हैं, लैंड करते हैं, उसमें से सामान निकलता है। आजकल सैटेलाइट्स हैं और ये जो डिप्लॉयमेंट्स है ना, जब बात करते हैं कि ये छुप गया या इसको दिखाई नहीं दिया, ये कोई आजकल के दौर में ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज जो आपका बैदू सैटेलाइट है चाइना का, और वो ईरान के साथ उसका टाइप है, और वो पूरी इंफॉर्मेशन ईरान को मिलती है कि इसको क्या क्या डिप्लॉयमेंट्स हैं, और उस हिसाब से ईरान भी अपनी डिप्लॉयमेंट्स प्लान कर रहा है। तो मुझे कोई शक नहीं है जब हम एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि जो रशिया से मदद आपको मिली है। देखिए, आपको मैं एक इसको पहले बात बता दूं, 12 दिन की लड़ाई के बाद रशिया ने 12 सुखोई के जो हवाई जहाज है वो ईरान को दिए हैं, सुखोई 30 Mark 1। और पायलट्स भी आए थे रशिया के उनको ट्रेनिंग देने के लिए उस टाइम पे। तो और जो भी डिप्लीशन हुआ था, बिकॉज एक एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इसको ईरान ने तकरीबन 500 से 600 मिसाइल्स अपनी फायर करी थी, और उनका एक इन्वेंट्री है तकरीबन, जो सोर्सेज के हिसाब से कि 3000 से 3500 उनके पास मिसाइल्स हैं। तो उनकी एक मिसाइल्स की आपकी इन्वेंट्री भी कम होगी, तो उसको भी एक्चुअली पूरा किया गया है। और एक उनका मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्ट्रांग है इसका मिसाइल का, और चाइना की हेल्प से मिसाइल वो अपनी बनाते हैं, टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। रशिया उनको जो काफ़ी हेल्प करता है। और ये भी सुनने में आया कि S-400 जो एक इसको इसराइल ने इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स नष्ट किए थे उस लड़ाई में, और ख़ास तौर पे काफ़ी नुकसान हुआ था ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम का। तो मुझे लगता है अब चाइना से लिए हैं एयर डिफेंस सिस्टम, इसलिए हम ये जो हवाई जहाज़ों की बात कर कोचर रहे सर, हैं आपको आपको रोकना चाहूंगा। वेनेजुएला के पास भी S-300 तो था ही ना, जहां तक मेरी जानकारी है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, वो एक जब वेनेजुएला के ऊपर अटैक हुआ था उससे पहले एक टोटल ब्लैकआउट किया गया था, साइबर अटैक हुआ था। और जैसे भारत ने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को आपको इनफेक्टिव एक्चुअली कर दिया था, सिमिलरली हमने इसको देखा कि यूएस ने वेनेजुएला के सारे एयर डिफेंस को इनफेक्टिव कर दिया था। एक
टोटल ब्लैकआउट हुआ था और वहां पे। और बट उसी आपको आप फिर से एक्चुअली कंपेयर मत कीजिए, जी। बिकॉज वेनेजुएला इज अ वेरी स्मॉल कंट्री। एक छोटे एरिया में जो इस तरीके का साइबर अटैक पॉसिबल है और वो इफेक्टिव भी होता है। बट इसको ईरान का आप साइज देख लिए, इतना फैला हुआ है, और उसने तकरीबन एक आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसके पास मोर देन 100 मिसाइल साइट्स हैं। और जहां जहां पे उनकी जो मिसाइल्स है वहां पे उनका एयर डिफेंस भी है। तो हम इसको एक मिलिट्री एनालिस्ट के हिसाब से अगर मैं अनुमान लगाऊंगा कि अगर अमेरिका ने साइबर अटैक किया, हम एक एक सिनेरियो इसको पकड़ के चलते हैं कि अमेरिका ने साइबर अटैक किया, तो वो साइबर अटैक जो इस तरीके का आप 3 4 5 6 प्रोमिनेंट जगह में आप कर सकते हैं। अमेरिका ने पहले भी किया ईरान के अगेंस्ट। उनके जो उसको न्यूक्लियर जो आपके एनर्जी प्लांट्स हैं उनको अमेरिका ने इनफेक्टिव कर दिया था। अभी 5 या 6 साल आपकी पुरानी बात है। तो पर दुश्मन भी जानता है, देखिए ईरान भी जानता है अमेरिका क्या करेगा। सिर्फ एक हमको वॉर गेमिंग करनी पड़ेगी। वॉर गेमिंग हम इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज हम जब भी अपनी फौजों की स्ट्रेटजी बनाते हैं, हम उसको वॉर गेम करते हैं। तो इसको ईरान भी जानता है, उसने वॉर गेम किया हुआ है कि जो किस टाइप का अटैक ईरान के ऊपर आएगा और उस अटैक से हम कैसे बच सकते हैं और किस हद तक बच सकते हैं। देखिए टोटली तो बच नहीं पाएंगे बिकॉज डिस्ट्रक्शन तो होगा। और जो इसको अमेरिका ने अपनी टोमाहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था वो दोबारा से करेगा। बिकॉज अभी जो जानकारी आ रही है, जहां जहां पे इनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और जहां पे इनकी डिप्लॉयमेंट है वहां पे टोमाहॉक मिसाइल्स ऑलरेडी तैनात हो चुकी हैं। और जो थर्ड मिसाइल सिस्टम भी अमेरिका ने लगा दिया है। उनकी सबमरीन इसलिए आई हुई है बिकॉज जो अमेरिका की सबमरीन्स है वो टोमाहॉक मिसाइल्स फायर करती है। और वो 12 दिन की लड़ाई में भी फायर किया था और काफी जो काफी इफेक्टिव हुआ था फायर। क्योंकि सबमरीन की लोकेशन ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है ईरान के लिए। एक इसको बाकी लोकेशन पिन पॉइंट हो जाती है, बट अगर वो एक सबमरीन से फायर हो तो शायद वो मुश्किल है। तो इस तरीके की लड़ाई हम देख सकते हैं जिसमें आधुनिक लड़ाई होगी। और जैसे कि हमने सिंदूर में देखा था, मिसाइल्स और ड्रोन की लड़ाई होगी, वो मैक्सिमम इसमें इफेक्ट होगा। एक साइबर अटैक उससे पहले किया जाएगा और नुकसान बहुत होगा ईरान का, इसमें कोई शक नहीं है। बट इसमें इजराइल भी, अगर आप इसको इस फैक्टर को अगर लें, तो ईरान किस पे स्ट्राइक करेगा। एक तो आपके यूएस एयर बेसिस हो गए जहां पे ऑलरेडी अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगाया जा चुका है। और क्यों इस लड़ाई को डिले किया गया है, बिकॉज अमेरिका को टाइम चाहिए था जी। अपने एयर बेसिस को सिक्योर करने के लिए। तो अमेरिका ने अपने एयर बेसिस को सिक्योर किया आज की डेट में। और इसको इजराइल को भी सिक्योर करने की कोशिश हो रही है। इजराइल भी अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इजराइल के ऊपर भी हमला होगा। तो इस तरीके की इसको लड़ाई होगी। और लास्ट पॉइंट है कि देखिए इसमें पूरा वर्ल्ड आपका ऑलमोस्ट 20% ट्रेड आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आपका गल्फ ऑफ ओमान और आपका रेड सी, इसको ये इफेक्टिव है। तो ये ऑलमोस्ट 20% ट्रेड आपका अफेक्ट होगा यहाँ पे, वर्ल्ड ट्रेड, जिसमें एलएनजी भी शामिल है, ऑयल भी शामिल है। ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इसमें भारत को भी इसको काफी इम्पैक्ट होने वाला है बिकॉज हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेंगे। आप जानते हैं एक बार जब इसको हाउथीज ने रेड सी को जो उसको वहां पे टारगेट किया था, तो उस टाइम भी हमने देखा कि आपके इंश्योरेंस कॉस्ट आपके बढ़ते हैं और आपका जो सप्लाई चेन है वो लंबे रूट से जाता है, केप ऑफ गुड होप की तरफ से जाता है। तो ये सारी चीजें वर्ल्ड इकोनॉमी को अफेक्ट करेंगी। और एक अंत में मैं बोलना चाहता हूं कि जो ईरान के पास कैपेबिलिटी है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को माइन भी करेगा। बिकॉज अगर उसको वहां से एक्चुअली माइन करेगा, जब उसको पता चलेगा कि अमेरिका
अपनी शिप्स को आगे लेके आएगा या उसको अपनी रेंज को कम करने की कोशिश करेगा, तो वो इन एरियाज को भी माइन करेगा। तो आपका जो खोमेनी बोल रहा है ना कि हम मर मिट जाएंगे पर हम इसको अमेरिका को नुकसान जरूर पहुंचाएंगे, वो चीज आपको सामने आती हुई दिखाई देगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.